तो बेसिकली आज से अपन पैथोलॉजी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जनरल पैथोलॉजी की बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट नियोप्लेजिया शुरू कर रहे हैं। अगर अपन इस यूनिट का मतलब समझें, बेसिकली आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। मोटा मोटा तौर पे अपन को पता पड़ेगा इस यूनिट में अपन को क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है उनके बेसिक बेसिक वर्ड्स आज पता पड़ेंगे ताकि अपन आगे कुछ पढ़े तो प्रॉब्लम ना हो। नाम, अगर अपन इसके नाम को सही से पढ़े तो दो वर्ड से मिलके बना है इसका नाम, नियो प्लेजिया। नियो का मतलब न्यू, प्लेजिया का मतलब थिंग्स फॉर्म्ड। ठीक है, नियोप्लेजिया मतलब न्यू थिंग्स फॉर्म्ड। कोई भी नई थिंग, कोई भी नया थिंग बन रही है तो क्या हो गया, नियोप्लेजिया। आम भाषा में बोलें तो नियोप्लेजिया यानी न्यू ग्रोथ, और जो ग्रोथ हुई है उसको बोलते हैं अपन नियोप्लाज्मा। तो इस यूनिट में अपन बेसिकली इस यूनिट में अपन हर न्यू ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो कैंसरस ग्रोथ हो या नॉन कैंसरस ग्रोथ हो। ठीक है, अपन इन दोनों ग्रोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहीं से अपन को पता पड़ गया कि चाहे मेडिसिन हो या सर्जरी हो, ठीक है, कोई भी कैंसरस ग्रोथ हो या नॉन कैंसरस ग्रोथ हो, आगे अपन को ये यूनिट तो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये यूनिट क्लियर नहीं होगी तो अपने आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। बेसिकली अपन एक और वर्ड बहुत बार सुना हुआ है, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? तो ट्यूमर वह स्वेलिंग है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के कारण हो रही है। ठीक है, वह स्वेलिंग जो इन्फ्लेमेशन के कारण हो रही है वो होती है ट्यूमर। लेकिन आज के टाइम में नियोप्लाज्मा और ट्यूमर को इंटरचेंजेबली यूज लिया जाता है। ठीक है, मेन अंतर क्या है? मेन अंतर, कोई भी न्यू ग्रोथ हो रही हो बॉडी में वो नियोप्लाज्मा है, जबकि कोई भी स्वेलिंग है जिसका रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन वह ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन आगे की वीडियोस में अगर अपन नियोप्लाज्मा और ट्यूमर्स को इंटरचेंजेबली यूज लेंगे। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? तो बेसिकली ऑन्कोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ट्यूमर या स्टडी ऑफ नियोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और जो करता है स्टडी उसको कौन क्या बोलते हैं अपन? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे की अगर अपन बात करें तो अपन कुछ बेसिक बातें समझते हैं। बेसिक बात सबसे पहली, कौन से सेल्स हैं जो ओरिजिनेट करेंगे ट्यूमर को? तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वो सेल्स जो नॉर्मली प्रोलिफ्रेशन कर सकते हैं, जो नॉर्मली प्रोलिफ्रेट हो सकते हैं, वही सेल्स ट्यूमर का ओरिजिनेट करेंगे। ऑब्वियस है, जो सेल डिवाइड ही नहीं कर सकता उससे कैंसर कैसे होगा? बेसिकली सेल जब डिवाइड होता है तभी तो ट्यूमर बनता है, तो वो सेल्स जो डिवाइड ही नहीं हो सकते उनसे ट्यूमर नहीं बन सकता। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जो ब्रेन कैंसर होता है ना, तो ब्रेन कैंसर बेसिकली किन सेल के डिवीजन, मतलब उसमें बेसिकली कौन से सेल्स का कैंसर हो रहा है? उसमें न्यूरॉन्स का कैंसर नहीं होता, प्रोलिफ्रेशन न्यूरॉन्स का नहीं होता, उसमें प्रोलिफ्रेशन होता है न्यूरोग्लायल सेल्स का। ठीक है, बेसिकली न्यूरॉन तो डिवाइड ही नहीं कर सकता तो वो कैंसर कैसे करेगा? न्यूरोग्लायल सेल्स के अनकंट्रोल्ड प्रोलिफ्रेशन के कारण कैंसर होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर अपन बात करें ट्यूमर, अपन बेसिकली ट्यूमर की बात कर रहे थे, अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, मतलब आगे अगली वीडियो इसके ऊपर ही है पूरी, पर यहाँ पे बेसिक तो क्लियर हो कि ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। वह ट्यूमर जो अपनी लोकेशन पे कन्फाइन रहे वो होता है बेनाइन ट्यूमर। बहुत सही है, अगर अपनी लोकेशन पे कन्फाइन है तो अपन सर्जरी करके निकाल सकते हैं और आगे पेशेंट के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन वह ट्यूमर जो अपनी लोकेशन पे कन्फाइन नहीं करता हो, जो इन्वेजिव हो, जो मेटास्टेसिस शो करके कहीं और डिस्टेंट साइट पर चला जाता हो, उन ट्यूमर को बोलते हैं अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं उन ट्यूमर्स को अपन? मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेसिकली जो कैंसर होता है वो क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है।
है ना। तो कोई भी ट्यूमर होता है उसका रूट कॉज क्या होता है, तो उसका रूट कॉज होता है कि कोई ना कोई तरह का वो जीन जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सेल ग्रोथ के लिए या एपोप्टोसिस के लिए या डीएनए रिपेयर के लिए, अगर उन जीन में किसी न किसी तरह का म्यूटेशन हो जाता है, परमानेंट जेनेटिक चेंज हो जाता है, किसी न किसी तरह का म्यूटेशन हो जाता है, तो बेसिकली वो कैंसर या फिर वो बेसिकली ट्यूमर को ओरिजिनेट करेगा। उसके कारण अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही है, उसके कारण जो एपोप्टोसिस होना चाहिए था वो एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, बेसिकली तो जब भी किसी तरह का जेनेटिक मतलब कोई परमानेंट जेनेटिक चेंज होता है किसी जीन में जो रिस्पॉन्सिबल है सेल ग्रोथ के लिए, एपोप्टोसिस के लिए, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है एक सेल में, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है एक सेल में, वो आगे अपने डॉटर सेल्स में प्रोलिफरेट होता है, आगे हेरिटेबल है, मतलब प्रोलिफरेट सॉरी, आगे जाता है, वो पास आउट होता है। मतलब जो ऑल्ट्रेशन जेनेटिक ऑल्ट्रेशन इस सेल में हुआ है वही जेनेटिक ऑल्ट्रेशन इसकी 4 डॉटर सेल्स में है। ठीक है, वही जेनेटिक ऑल्ट्रेशन इनकी आगे डॉटर सेल्स में है। तो जो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन पहले सेल में हुआ है वही जेनेटिक ऑल्ट्रेशन बेसिकली ट्यूमर के हर सेल में होता है। ठीक है, ट्यूमर के हर सेल में वही जेनेटिक ऑल्ट्रेशन होता है, इसलिए जो ट्यूमर्स होती है वो मोनोक्लोनल कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है ट्यूमर्स? मोनोक्लोनल। ट्यूमर्स बेसिकली मोनोक्लोनल कहलाई जाती है। दूसरी बात, जो ट्यूमर्स होती है वो ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस होती है, ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ऑटोनोमस का मतलब ये है कि उसको फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है ग्रो होने के लिए। फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली उसको केवल और केवल होस्ट की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए। बाकी उसको उससे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोनोमस होती है अपने आप में। इरिवर्सिबल है कि जो भी स्टिमुलस था, अगर ट्यूमर हुई है, मान लीजिए कोई ट्यूमर है या ये कोई न्यूप्लाज्मा है, किसी स्टिमुलस के कारण ये न्यूप्लाज्मा हुआ। ठीक है, तो अगर वो स्टिमुलस, मान लीजिए इस स्टिमुलस के कारण वो न्यूप्लाज्मा हुआ, तो अगर अपन ने इस स्टिमुलस को हटा दिया, बेसिकली स्टिमुलस को अगर अपन हटा देते हैं तो ये ग्रोथ वापस छोटी नहीं हो जाएगी, ये ग्रोथ फिर भी रहेगी, ये ग्रोथ फिर भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। जो ग्रोथ हो गई वो ग्रोथ वैसे ही रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, समझना जरूरी है, डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली डिफ्रेंशिएशन क्या है? तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि जो भी नए सेल्स आए हैं, जो भी नए सेल्स आए हैं वो अपने ओरिजिन के जो सेल्स थे, मतलब मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, आप मान लीजिए थायराइड। ठीक है, थायराइड में किसी न किसी तरह का न्यूप्लेजिया हो रहा है, तो जिसके कारण कोई नए सेल्स तो आए। अब वो नए सेल्स पुराने जो थायराइड के एक्चुअल सेल्स थे उनसे कितना चेंज हो रहे हैं, उनके बीच में कितना अंतर है। वेल डिफ्रेंशिएटेड क्या होते हैं? जिसमें अंतर नहीं होता। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, जिनमें अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स जिनको अपन देख के पता लगा सकें, इस सेल को देख के पता लगा सके कि अच्छा है तो थायराइड का ही सेल है। ठीक है, क्योंकि वो थायराइड के सेल से बहुत कुछ सिमिलरिटी शो कर रहा है। जबकि पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल थायराइड में किसी न किसी प्रॉब्लम, सॉरी थायराइड ग्लैंड में किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण किसी न किसी तरह का न्यूप्लेजिया हो रहा है, लेकिन अपन ये देख के नहीं बता पा रहे कि ये सेल थायराइड ग्लैंड का है, ये न्यूप्लेजिया थायराइड ग्लैंड से आ रहा है, क्योंकि वो सेल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। तो ये बात भी आपके क्लियर होनी चाहिए। एक बहुत बेसिक बात और, जेनेटिक ऑल्ट्रेशन जो होते हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे, ठीक है, वो नीचे प्रोजेनी में पास होते हैं, अपन ने बोला था हेरिटेबल है, उसके कारण, और वो एक्सेसिव और अनरेगुलेटेड प्रोलिफ्रेशन होता है। एक्सेसिव होता है और अनरेगुलेटेड प्रोलिफ्रेशन होता है। ऑटोनोमस प्रोलिफ्रेशन होता है, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्रोथ स्टिमुलाई। होस्ट के ऊपर केवल और केवल किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्स डिपेंडेंट है वो? तो होस्ट के ऊपर वो केवल और केवल न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। ये भी और भी खतरनाक बात, जो न्यूट्रिशन दूसरे सेल्स का था वो बेसिकली वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ये क्लोनल प्रोजेनी है, मतलब मोनोक्लोनल होता है, क्योंकि आगे हेरिटेबल है तो वो पास होता रहता है। तो ये बहुत बेसिक बात थी।
और अगर अपन बात करते हैं तो नियोप्लाज्म के 6 P होते हैं, 6 Ps ऑफ नियोप्लाज्म। अपन इनके बारे में बात करते हैं, 6 Ps ऑफ नियोप्लाज्म। जो नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, जो नियोप्लाज्म होता है, पहला पी है पर्पजलेस। पर्पजलेस, वह पर्पजलेस होता है, कोई पर्पज नहीं होता उस ग्रोथ का, ठीक है। दूसरा है प्रोग्रेसिव, ग्रोथ प्रोग्रेसिव होती है। तीसरा है प्रोलिफरेशन, जो भी सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो प्रोलिफरेट हो रहे हैं, बट अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम लाइज विथ अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन। जो नियोप्लाज्मिक ग्रोथ है उसकी अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन हो रही होती है। और अगर अपन बात करते हैं तो चौथा पी परसिस्टेंट, इवन आफ्टर withdrawal of stimulus। स्टिमुलस हटाने के बाद भी नियोप्लाज्मिक ग्रोथ परसिस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है? नियोप्लाज्मिक ग्रोथ इररिवर्सिबल। कैसी है ग्रोथ? इररिवर्सिबल। क्या 4 P पढ़ लिए अपन ने? पर्पसलेस, प्रोग्रेसिव, अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन। चौथा पी परसिस्टेंट इवन आफ्टर विथड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। 5वें पी की बात करें तो वो है प्रेज ऑन होस्ट। जो होस्ट के सेल्स हैं बेसिकली उनके न्यूट्रिशन को खुद नियोप्लाज्मिक ग्रोथ खा ले, मतलब ले लेती है, तो वो प्रेज ऑन होस्ट। और लास्ट परमानेंट जेनेटिक डैमेज, जेनेटिक चेंजेस इन सेल। पूरा का पूरा नियोप्लाज्म इन 6 Ps में आ गया। चाहे वो बात करें क्या पर्पज़ है तो वो पर्पज़लेस है, कैसा है तो अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन है, प्रोग्रेसिव है, परसिस्टेंट इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस, परमानेंट जेनेटिक चेंजेस इन सेल्स रेस्पॉन्सिबल है उसके नियोप्लाज्मा के लिए, और जो होस्ट है उसके सेल को वो प्रे कर लेता है। तो प्रेज ऑन होस्ट। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन ने बहुत कुछ बात कर ली बेसिक की। लास्ट बात करते हैं अपन बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। तो हुआ ये कि सबको पता है नियोप्लाज्मा होता क्या है। अपन बहुत कुछ बोल सकते हैं बट जो पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है विल्स, तो इसको विल्स डेफिनेशन बोलते हैं। विल ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। सबसे क्लोजेस्ट डेफिनेशन आज तक यही है, तो इसको बोलते हैं अपन विल्स डेफिनेशन ऑफ नियोप्लेजिया या नियोप्लाज्मा। तो उन्होंने बोला एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, इतना तो अपन भी बोल देते हैं एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, बट आगे की बात जो अपन नहीं बोल पाते जो उन्होंने बोली, उन्होंने क्या बोला? वो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है नियोप्लाज्मा जिसकी ग्रोथ एक्सीड्स नॉर्मल टिश्यू, मतलब उसकी ग्रोथ नॉर्मल टिश्यू से ज़्यादा हुई है, एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। और जिस तरह से नॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होती है उससे बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एकदम अनकोऑर्डिनेटेड विथ दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, एंड परसिस्ट इन सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर सिसेशन ऑफ स्टिमुलाई विच इवॉक द चेंज। बहुत बेसिक बात अपन वापस बोल देते हैं। तो एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ है। क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ विच एक्सीड्स दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल टिश्यू से एक्सीडेड है, अनकंट्रोल्ड with that of normal tissue, with that of normal tissue, नॉर्मल टिश्यू की तरह, सॉरी अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड नहीं, अनकोऑर्डिनेटेड
नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ से बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन शो नहीं कर रही है, और विच परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ स्टिमुलस। मतलब जो कॉज है उसका, बेसिकली जो स्टिमुलस है उसके विड्रॉल होने के बाद, उसके हट जाने के बाद उसी एक्सेसिव मैनर में रहती है, उसी एक्सेसिव मैनर में रहती है, मतलब बिल्कुल भी ग्रोथ कम नहीं होती, उसी एक्सेसिव मैनर में रहती है आफ्टर सेसेशन ऑफ स्टिमुलस विच इवोक द चेंज। ये थी बेसिकली नियोप्लाज्मा की डेफिनेशन। तो अपन ने बहुत कुछ बेसिक बातें जान ली कि इस यूनिट में आगे क्या करना है। अब जो अगली जो वीडियो बनेगी, वो वीडियो बनेगी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लाज्मा के ऊपर, कि नियोप्लाज्मा का क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो बेसिकली ब्रीफ दे देता हूँ, बेनाइन और मैलिग्नेंट। फिर इसके मतलब उसी के साथ उस वीडियो में होगा कि बेनाइन ट्यूमर को कैसे नाम देते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैसे नाम देते हैं, क्योंकि अपन जनरल पढ़ रहे हैं ना, तो अपन ये बस पता तो पड़ना चाहिए कि मान लीजिए कोई कैंसर हो गया तो उस कैंसर का नाम क्या होगा, तो अपन कैसे किस कैंसर को क्या नाम देते हैं, नॉर्मल ग्रोथ को क्या नाम दिया। अब मान लीजिए आपके पास 2 केस आते हैं, ठीक है। एक केस हुआ जिसमें ब्रेस्ट में कोई लंप है, तो उस लंप को अलग नाम देंगे अपन, ठीक है। जबकि ब्रेस्ट कैंसर है तो उस कैंसर को अलग नाम देंगे अपन। दोनों में बेसिकली है क्या, दोनों में बेसिकली ट्यूमर बना है ब्रेस्ट में, लेकिन दोनों अलग है तो उनको अलग नाम दिया जाएगा। तो अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ नियोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ अपन पहली वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।